मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक बिखरे हुए भारत को इस शानदार नए युग में फिर से रोशनी मिली। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। उस समय विदेशी आक्रमणों का डर और भयानक अस्थिरता छाई हुई थी। इन शुरुआती शासकों ने समझदारी से जान लिया था कि साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, मजबूत रिश्तों से बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस रणनीतिक विवाह का शानदार उपयोग किया और अपनी पूर्ण शक्ति सुनिश्चित की। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि समुद्रगुप्त एक खूंखार योद्धा होने के साथ साथ शानदार वीणा वादक भी थे। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति बताती है कि भारत के नेपोलियन का ये साम्राज्य केवल डर नहीं बल्कि सम्मान पर पनपा। ये बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा है, जहां कायर रामगुप्त की जगह उनके वीर भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने ले ली। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की इन शानदार जीतों ने उत्तरापथ क्षेत्र में विदेशी शक शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब इस सांस्कृतिक विस्फोट को देखिए, जहां मुख्य ध्यान सिर्फ युद्ध से हटकर शानदार ज्ञान और शिक्षा पर आ गया। फाहियान इसी समय आए थे। उनका विवरण इस समाज की अपार खुशी और सुरक्षा को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। कालिदास और वराह मिहिर जैसे नवरत्नों ने अपनी विशाल साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों से इस दरबार की खूब शोभा बढ़ाई। ये अद्भुत है कि कैसे अजंता की गुफाओं के ठंडे पत्थरों को एकदम शुद्ध भावनाओं में ढाल दिया गया। कुमार गुप्त प्रथम ने साम्राज्य की मुद्राओं पर गरुड़ की जगह मयूर को लाकर एक बहुत ही चतुर बदलाव किया। ये बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है कि इसी वर्ष भव्य नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्त ने हूणों के भयानक आक्रमणों का डटकर सामना किया और साम्राज्य के अंतिम महान रक्षक साबित हुए। 5770 ईस्वी के आसपास आते आते राजशी गुप्त वंश की भौतिक और राजनीतिक शक्ति अंततः पूरी तरह से फीकी पड़ गई। पर यह साम्राज्य कभी नहीं मरा, क्योंकि आर्यभट्ट के वैज्ञानिक विचारों ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, यूनान के पेरिक्लीस युग की तरह ही गुप्त काल की ऐतिहासिक विरासत भी बेहद शक्तिशाली और शाश्वत है। तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ समाप्त करते हैं।